हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो बी फार्म फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 का फार्मास्यूटिक्स 1 का जो कोर्स चल रहा है, उसमें हमारे ये 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। हिस्ट्री, बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। देन हमने डोसेज फॉर्म कवर कर लिया, हमने प्रिस्क्रिप्शन भी कवर कर लिया। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पोसोलॉजी। ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज पोसोलॉजी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। इतना टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। First, let's see what is the word posology. So posology is derived from a Greek word posos, meaning how much, and logos meaning science. How much and science. So posology is a branch of medical science which deals with the dose and quantity of drug which can be administered to a patient to get a desired pharmacological action. It includes studies regarding dose determination and also the factors which influence the dose of a drug. So basically, posology means the science of how much, means कितना, what is the dose. एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने के लिए एक ड्रग कितनी क्वांटिटी में एक पेशेंट को चाहिए। पेशेंट अगर हमारा एक चाइल्ड है, पेशेंट अगर हमारा एक अडल्ट है, पेशेंट अगर एक फीमेल है, तो सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फॉर एग्जांपल हम पैरासीटामोल खाते हैं तो उसको जो अपना एंटीपायरेटिक मीन्स जो फीवर कम लाने वाला इफेक्ट है, वो एक चाइल्ड में कितना चाहिए, कितनी डोज होनी चाहिए उसकी कि चाइल्ड में वो सेम इफेक्ट दिखाए। एक अडल्ट में कितना होना चाहिए, वो एक फीमेल में कितना डोज होना चाहिए कि सेम अपना जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट है वो दिखाए। उसकी साइंस को हम बोलते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी तो एक ये आप देखेंगे बहुत ही मेजर ब्रांच है एक पोसोलॉजी, क्योंकि हम बेसिकली जो मेडिसिन बना रहे हैं एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लाने के लिए एक पेशेंट के अंदर, वो इवेंचुअली एक पेशेंट ही खाएगा, हमारा पेशेंट खाने वाला है। उस पेशेंट को कितना क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है, उसकी पूरी स्टडी हम पोसोलॉजी में पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया व्हाट इज पोसोलॉजी, उसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। इसमें हमारा आ जाता है एज, हमारा सेक्स आ जाता है, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकिफिलैक्सिस एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। इन सब फैक्टर्स का हम इफेक्ट देखेंगे ऑन अवर डोसेज, कि हमारा डोज कैसे वेरी करता है, एक हमारा एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, बॉडी वेट के बेसिस पे कैसे कैसे हमारा डोज वेरी करता है, ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। फर्स्ट हमारा फैक्टर है एज। एज द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विद द एज। न्यूबॉर्न infants are abnormally sensitive to certain drugs because of the immature state of their hepatic and renal function, by which the drugs are inactivated and eliminated from the body. एक हमारा जो न्यूबॉर्न या इन्फेंट होता है, वो उसमें हमारा जो हिपेटिक सिस्टम है और जो रीनल फंक्शन है वो इतने ज़्यादा अभी डेवलप नहीं होते हैं, है ना, अभी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे ऐसे हमारा जो हिपेटिक सिस्टम है वो हमारे इनएक्टिवेट करता है ड्रग को, किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। जो रीनल सिस्टम है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए काम आता है। इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी न्यूली डेवलप हो रही होती है हमारे एक न्यूबॉर्न में, इन्फेंट में, इसीलिए जो डोज ऑफ ड्रग है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। Failure to detoxify or eliminate the drugs result in their accumulation in the tissue to a toxic level. मतलब अगर हम सेम डोज उसको देंगे और वो बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है या मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा और टॉक्सिक लेवल की तरफ जाता रहेगा। इसलिए हमें उसके केस में, न्यूबॉर्न के केस में, हमें डोज कम करनी है। Whereas elderly patients are more sensitive to some drugs, for example hypnotics, which may produce confusion state in them. द डिक्लाइनिंग, तो जैसे हमने देखा कि कुछ ड्रग्स लेस सेंसिटिव होते हैं इन केस ऑफ न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स, वैसे ही हमारे देखेंगे एल्डरली जो जीरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न्स को हम पीडियाट्रिक बोलते हैं और जो एज्ड पर्सन होते हैं एल्डरली पेशेंट उनको हम जीरियाट्रिक बोलते हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट। इन केसेस में भी कुछ ड्रग्स के लिए ये लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस केस में भी हमें जो डोज ऑफ ड्रग है वो भी कम करनी है। द डिक्लाइनिंग रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन इन द एल्डरली may slow drug clearance and increase the possibility of drug accumulation in the body
एंड सब्सिक्वेंटली टॉक्सिसिटी। सो जो केस हमारा यहाँ पे था कि जो इन्फेंट है हमारा, उसमें हमारा सिस्टम क्योंकि डेवलप नहीं है, इसीलिए वो बॉडी से निकाल नहीं पा रहा है उस ड्रग को, इसलिए टॉक्सिक लेवल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एल्डरली केस में भी हमारा जो सिस्टम है हमारे रीनल एंड हिपेटिक सिस्टम, ये डिक्लाइन होने लगते हैं। मतलब ये अपना, क्योंकि अडल्ट में हमारा देखेंगे कि मैक्सिमम वो अपने फंक्शन में रहते हैं, पर जैसे जैसे हमारे ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो ये सिस्टम हमारे थोड़े थोड़े डिक्लाइन करने लगते हैं, थोड़े थोड़े कम फंक्शन करने लगते हैं। सो इस वजह से भी हमारा ड्रग जो है बॉडी से क्लियर नहीं हो पाएगा और बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। सो उस केस में भी टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं। सो इसीलिए ओवरऑल हमारा जो एल्डरली पेशेंट के लिए जो डोज ऑफ ड्रग है वो कम होनी चाहिए। सो अब अगर हम देखें कि कैसे कैसे हमने एक डिवाइड कर रखा है अपने ह्यूमन एज के हिसाब से। सो हमारा जो कंसेप्शन टू बर्थ का जो टाइम है उसको हम जेस्टेशनल स्टेज कहते हैं, जेस्टेशनल एज। फिर इन्फेंसी आता है हमारा, बर्थ टू 2 साल का जब बच्चा है हमारा तो उसको इन्फेंट बोलेंगे हम। चाइल्डहुड हमारा आता है जब 2 से 12 साल के बीच में, वो चाइल्डहुड। उसके बाद एडोलसेंस, एडोलसेंस आता है हमारा। फिर हमारा अर्ली अडल्टहुड आता है जो कि हमारा 21 to 40 ईयर्स होता है, अर्ली अडल्टहुड। मिडिल एज आता है 40 to 60 ईयर्स। फिर ओल्ड एज आता है 60 ईयर्स के अबव, जो सीनियर सिटीजन जिसको हम बोल देते हैं ओल्ड एज। देन उसके बाद डेथ, तो वो तो जब खत्म हो गया। तो ये हमारा है, ऐसे ऐसे प्रोग्रेशन ऑफ हमारी एज है एक ह्यूमन में कैसे कैसे होता है। सो हर एज के हिसाब से हमारी जो डोज है वो वेरी होती रहती है कि कब हमें मैक्सिमम चाहिए, कब हमें कम चाहिए डोज। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट हमारा जो था एज के हिसाब से, व्हाट हाउ एज इफेक्ट्स द डोज ऑफ अ ड्रग। फिर सेकंड फैक्टर जो हमारा है वो आ जाता है सेक्स। सो इसमें देखेंगे कि women डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ द ड्रग इन द सेम मैनर एज इट डज इन अ मैन। Special care should be taken when drugs are administered during menstruation, pregnancy and lactation. So जो डोज हम मैन के लिए यूज करते हैं, सो वो जरूरी नहीं कि सेम डोज हमारा वुमेन के लिए काम करे। जैसे हम 500 mg मैन के लिए दे रहे हैं, सो 500 mg हो सकता है ज़्यादा हो उसके लिए, तो 400 या 350 mg भी इनफ होगा। और हमें स्पेशल केयर देनी है जब हमारी वुमेन मेंस्ट्रुएटिंग है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेशन के टाइम पे, मतलब जब वो मिल्क प्रोड्यूसिंग है। सो द स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स लाइक एलो जो होते हैं हमारे परगेटिव्स, मतलब ये हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए हम देते हैं ताकि जो हमारे मोशंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो एलो उसका एक अच्छा एग्जांपल है। सो वो हमें मेंस्ट्रुएशन के केस में अवॉइड करना है कि वो नहीं देना है। सिमिलरली द ड्रग्स विच मे स्टिमुलेट द यूट्राइन स्मूथ मसल्स, जो परगेटिव्स होते हैं या एंटी मलेरियल्स होते हैं, वो भी हमें प्रेगनेंसी के टाइम्स नहीं देने हैं। प्रेगनेंसी के टाइम्स ऐसे जो यूट्राइन स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें वो वाले ड्रग्स अवॉइड करने हैं। देन एल्कोहल, बार्बिटूरेट्स, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट ऑन फीटस थ्रू प्लेसेंटा। तो एक मदर में हमारा ये प्लेसेंटा होता है, ये फीटस है, वो प्लेसेंटा के थ्रू सारा जो न्यूट्रिशन हो रहा है, सारा वेस्ट उसके थ्रू एक्सचेंज होता है। सो हमारा बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो इस बैरियर को क्रॉस करके फीटस में जा सकते हैं। सो ये उस ड्रग्स की कैटेगरी है। ये सारे ड्रग्स हमारे मदर से फीटस में जा सकते हैं, इसलिए ये सारे ड्रग्स भी अवॉइड करने हैं जब हमारी लेडी प्रेग्नेंट हो। देन ड्यूरिंग लैक्टेशन मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन अवॉइडेड बिकॉज इट अफेक्ट्स द बेबीज। सो लैक्टेशन के टाइम में ये जितने ड्रग्स हैं, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे हमारे मिल्क के थ्रू हमारे बेबी में जा सकते हैं, इसलिए ये सारे ड्रग्स भी हमें अवॉइड करने हैं हमारी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन के केस में। अब हम थर्ड देख लेते हैं बॉडी वेट। बॉडी वेट के केस में कैसे ड्रग वेरी करता है, ड्रग का डोज। इट इन्फ्लुएंसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। द एवरेज अडल्ट डोज इज कैलकुलेटेड फॉर अ पर्सन विद 70 kg बॉडी वेट। सो एक हम जब भी डोज कैलकुलेट करते हैं तो हम एक एवरेज वेट जो एक मैन का है वो मानते हैं 70 kg। 70 kg इज द एवरेज वेट। तो जब हमारा एक्सट्रीमली ओबीज या एक्सट्रीमली थिन पेशेंट है, सो उस केस में हम 70 kg को एवरेज नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसका वेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में उसका वेट लेके हमें डोज कैलकुलेट करनी चाहिए। और अनदर मेथड फॉर डोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी सर्फेस एरिया। दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन बॉडी वेट। सो दूसरा जो मेथड है वो बॉडी वेट की जगह बॉडी सर्फेस एरिया को कैलकुलेशन में लेता है। सो हमें बॉडी सर्फेस एरिया से कैलकुलेट करना चाहिए एक पेशेंट की डोज को। ये सारे डोज कैलकुलेशन के मेथड्स हम ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉपिक है इसके बाद देखेंगे। सो अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, यंग्स फार्मूलाज, डिलिंग फार्मूलाज। ये फार्मूलाज डोज कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। सो डोज कैलकुलेट करने के लिए ये सारे फॉर्मूलेज यूज करने चाहिए। फोर्थ हमारा जो फैक्टर है दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन केस ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शंस
the total drug reaches immediately to the systemic circulation. Hence, the dose is less in IV injections than oral route or any other route. IV route then might enhance the chance of drug toxicity. So जो हमारा इंट्रावेनस रूट होता है, IV रूट या कोई भी पेरेंटल रूट होता है, उसमें हम ड्रग को है डायरेक्टली हम लोग इंजेक्ट करते हैं ब्लड वेन्स के अंदर, और जब हम ओरली कोई ड्रग खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है। तो जैसे हमने 100% ड्रग खाई तो 100% हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड के अंदर, हमारा कुछ कम अमाउंट एब्जॉर्ब होता है, जिसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। सो बायो अवेलेबिलिटी ओरल ड्रग के केस में कभी भी 100% नहीं होती, बट हम अभी कोई भी IV रूट से दे रहे हैं, हमारे इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, तो वो 100% है, क्योंकि तो ब्लड में ही डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर रहे हैं सारा का सारा ड्रग, तो कहीं लॉस नहीं हो रहा, कहीं किसी बैरियर को पास नहीं करना उसे, सो इसलिए उस केस में वो 100 कंसिडर करते हैं। सो जब हमारा रूट चेंज होता है, जैसे ओरल रूट में हमने सपोज 500 mg की टैबलेट दी, सो जरूर नहीं कि हमें IV में भी 500 mg ही देना है उसको, IV में हमें कम लगेगा, क्योंकि IV हमारा डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है और उस केस में डोज कम लगेगी, इसीलिए हमारा जो रूट है, रूट के हिसाब से भी डोज हमारी वेरी करती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वही कि मतलब हर अलग अलग रूट का अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे है कि हमारा IV रूट का 100% ड्रग रीच होता है ब्लड में, इंट्रामस्कुलर का 75 टू लेस देन 100 होता है, सबक्यूटेनियस का भी 75 टू लेस देन 100 होता है, ओरल का 5 टू लेस देन 100 होता है, लेस देन 100, रेक्टल रूट का भी 30 टू लेस देन 100 है, इनहेलेशन रूट का भी 5 टू लेस देन 100 है, ट्रांसडर्मल का भी 80 टू लेस देन 100 है। सो हर अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसका जो बायोअवेलेबिलिटी है, मतलब उसका जो अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रीचिंग टू योर ब्लड सर्कुलेशन, वो चेंज होता है। सो उसको बेसिस में रखते हुए हमें जो डोज है उसको देना है कि कितनी डोज कौन से रूट में देनी है। सो नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस टाइम पे ड्रग हमें एडमिनिस्टर करनी है, उसके हिसाब से डोज कैसे वेरी करेगी। सो द टाइम एट विच अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड समटाइम इन्फ्लुएंसेस द डोसेज। दिस स्पेशली is true for oral therapy in relation to meals. Absorption proceeds more further rapidly if the stomach and the upper portion of the intestine tract is free of food, and the amount of the drug that is effective when taken before a meal may be ineffective if administered during or after eating. So मतलब जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, जब कोई फूड नहीं होता है, तब हम कोई ड्रग अगर उसमें देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, बहुत जल्दी होता है, तो हमारा जो एक्शन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो भी जल्दी आता है। बट अगर उसमें फूड होगा, कोई प्रेजेंस ऑफ फूड होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा हैम्पर हो जाता है, बिकॉज फूड में हमारा फैटी कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उसके साथ हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो स्लो हो जाता है। सो इसीलिए भी हमारा कुछ ड्रग्स को आपने देखा होगा बोलते हैं खाली पेट देना है, कुछ को बोलते हैं कि विद फूड देना है या खाने के 2 घंटे बाद देना है। सो उससे हमारा जो खाना है, जो मील है, उससे भी हमारा जो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज होता रहता है। फिर हमारे इरिटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टॉलरेटेड बाय पेशेंट इफ फूड इज प्रेजेंट इन द स्टमक टू डाइल्यूट द ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन। जो हमारे इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कि खाने के साथ लेना है, ताकि वो डायरेक्टली हमारे स्टमक के साथ इंटरेक्ट ना करें और थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि फूड प्रेजेंट है वहाँ पे। Then iron, arsenic, cod liver oil should be given after meal and antacid drugs are taken before the meal. So ऐसे करके हमारा जो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी ड्रग का जो डोज है, जो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो चेंज होता है। Then 6th फैक्टर हमारा environmental factor. So stimulant types of drugs are taken at day and sedative types of drugs are taken at night time. तो आपने देखा होगा जैसे स्टिमुलेंट टाइप्स ऑफ ड्रग हो गए, जैसे कैफीन हो गया, कॉफी, ये सब हम लोग डे टाइम पे लेते हैं, तो डे टाइम पे लोग ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और सेडेटिव ड्रग्स हो गए, ये हम लोग नाइट टाइम पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं इसको सोते टाइम लेना है। सो द डोज ऑफ द सेडेटिव ड्रग रिक्वायर्ड इन द डे टाइम विल बी मच हायर देन एट नाइट। सो अगर जो हमारा सेडेटिव ड्रग हम रात को ले रहे हैं उसको अगर दिन में लेंगे तो सेम इफेक्ट दिखाने के लिए उसकी डोज ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमें सेडेटिव ड्रग्स नाइट में लेने चाहिए। देन अल्कोहल इज बेटर टॉलरेटेड इन विंटर्स देन इन समर्स। सो ऐसे करके जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसका भी काफ़ी हमारा इफेक्ट होता है ऑन आवर ड्रग्स। 7th फैक्टर है हमारा इमोशनल फैक्टर। सो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कैन अफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग। एग्जाम्पल, अ नर्वस एंड एन एंशियस पेशेंट रिक्वायर्स मोर जनरल एनेस्थेटिक्स। सो जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट होता है एक पेशेंट का, उसके ऊपर भी हमारा जो डोज ऑफ ड्रग है काफ़ी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑपरेशन थिएटर में हमें एक पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है। सो अगर एक पेशेंट ज़्यादा नर्वस होगा, ज़्यादा एंशियस होगा, तो उसको ज़्यादा डोज लगेगी एनेस्थेटिक्स की, उसको बेहोश करने के लिए।
ऑल्सो प्लेसिबो जो हमारा होता है इज एन इनर्ट सब्सटेंस दैट डज नॉट कंटेन एनी ड्रग। कॉमनली यूज प्लेसिबोज आर लैक्टोज टैबलेट एंड डिस्टिल वाटर इंजेक्शन। सो प्लेसिबोज हमारा काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। प्लेसिबोज मतलब एक सपोज एक 500 mg की टैबलेट है इधर पैरासीटामोल की, और यहाँ पे हमने एक प्लेसिबो बना दी सेम दिखने की और सेम वेट है उसका, सेम कलर है, ये भी व्हाइट कलर की, ये भी व्हाइट कलर की, सेम साइज है हमारा, सेम वेट है इसका। इसमें हमारा ड्रग है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक एपीआई होता है हमारा, उसके बाद हमारे एक्सीपिएंट होते हैं, डाइल्यूएंट होता है, बाइंडर होता है, काफी एक्सीपिएंट। सो इसमें एपीआई नहीं है लेकिन बाकी सारे एक्सीपिएंट हैं। सो इसलिए दिखने में भी सेम है। सो कुछ कुछ पेशेंट्स को क्या हम खाली अगर जैसे डॉक्टर को समझ में आया कि ये एक्चुअली इसको कोई बीमारी नहीं है बट इसको लग रहा है कि इसको बीमारी है, सो डॉक्टर क्या करता है ऐसे केस में उसको एक्चुअल ड्रग ना देके उसको प्लेसिबो प्रिस्क्राइब कर देता है कि आप प्लेसिबो खाओ और ठीक हो जाओगे। सो वो पेशेंट प्लेसिबो खाता है और वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने दवाई खाई है और वो ठीक हो गई, मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक भी हो जाता है। सो इसीलिए द फीमेल्स, फिर सेकंड पॉइंट है इसके बाद कि द फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल एंड रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। फीमेल्स को थोड़ी कम डोज लगती है क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं कुछ कुछ ड्रग्स के केसेस में। देन समटाइम्स पेशेंट्स ऑफन गेट सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फ्रॉम दिस प्लेसिबो। प्लेसिबोज आर मोस्ट ऑफनली यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द ड्रग। सो जो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो मैं बता रहा था कि प्लेसिबोज के साथ आ जाते हैं, सो ये भी कई बार हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द माइंड। देन हमारा नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज, अगर उसको दूसरी कोई डिजीज है उस टाइम तो। Several diseases may affect the dose of a drug. In gastrointestinal disease like achlorhydria, सो इस केस में क्या होता है जो हमारा एसिड सिक्रीशन है स्टमक से वो कम हो जाता है इस डिजीज के अंदर एक्लोरहाइड्रिया में। जो नॉर्मल HCl जो हमारा स्टमक में रिलीज होता है, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो इस एक्लोरहाइड्रिया के केस में कम सिक्रीट होता है HCl। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन ड्रग डिक्रीजेस, तो एस्पिरिन की सॉल्युबिलिटी एसिडिक पीएच में होती है, तो जब स्टमक में HCl ही कम रिलीज होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है एस्पिरिन का। इन लिवर लाइक सिरोसिस मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग्स डिक्रीजेस, जैसे मॉर्फिन और फिनोबार्बिटोन, ये ड्रग्स जिनका हमारा मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, सो अगर लिवर की कोई डिजीज है तो इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। In case of kidney disease, excretion of some drugs like aminoglycosides, digoxin, phenobarbital are reduced, so less dose of drugs should be administered. अगर किडनी डिजीज है तो इसका जो एक्सक्रीट होते हैं जो ड्रग्स हमारे किडनी से, उनके एक्सक्रीशन स्लो हो जाएगा और वो बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगी, इसीलिए उसकी स्टार्टिंग में डोज कम देनी है। देन नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। Any drug will accumulate in the body if the rate of absorption is more than the rate of elimination. Slowly eliminated drugs are often accumulated in the body and often causes toxicity. Example, prolonged use of chloroquine causes damage in the retina. So हमारा accumulate कब होगा कोई ड्रग, जब हमारा rate of absorption ज़्यादा होगा than the rate of elimination. रेट ऑफ एलिमिनेशन से हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इसलिए बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। सो इस केस में भी जो हमारा ड्रग है उसकी जो डोज है स्टार्टिंग में कम देनी है हमें कि वो बॉडी में इकट्ठा ना हो, और जो हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसका वो हमारा इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन हो जाए, ताकि वो बॉडी से निकलता भी रहे और फिर हम उस हिसाब से उसको देते भी रहें। देन हमारा आता है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव मतलब सम होना, प्लस होना। When two or more drugs are administered together, their effect is equivalent to the sum of their individual pharmacological action. This phenomenon is called additive effect. मतलब इस केस में क्या होता है कि हमने जो दो उसको टैबलेट दी, सपोज दो API दिए A एंड API B, सो इनका इंडिविजुअल इफेक्ट था कोई, सपोज इसका था कि हमारा फीवर को कम करना, इसका था बॉडी पेन को कम करना। सो हमारा जो इफेक्ट, जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो इन दोनों का सम आएगा, मतलब वो बॉडी फीवर भी कम करेगी और बॉडी पेन भी कम कर देगा। मतलब जो इनका इंडिविजुअल इफेक्ट होगा वही जो हमारा जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो आएगा इस कॉम्बिनेशन का। फॉर एग्जांपल इफेड्रिन एंड अमीनोफाइलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा एंड एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, ये हमारे कुछ एडिटिव ड्रग्स के एग्जांपल हैं। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, एफेड्रिन एंड अमीनोफाइलिन। सो अगर हमारा जो कंबाइंड इफेक्ट दोनों के बराबर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। सिमिलरली हमारा सिनर्जिज्म है। सिनर्जिज्म के केस में क्या होता है कि जो हमारा जो इफेक्ट आ रहा है, कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है, वो इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा है। मतलब इफेक्ट ए और इफेक्ट बी से ज़्यादा इफेक्ट है हमारा जो कंबाइंड इफेक्ट, इन दोनों को साथ देने के बाद जो इफेक्ट आ रहा है
वो इफेक्ट इन दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा है। तो उस केस में हम बोलते हैं इट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। So when two or more drugs are administered together, their effect is more than the sum of their individual pharmacological action. For example, sulfamethoxazole and trimethoprim. ये हमारे दो एंटीबायोटिक हैं। सपोज सल्फामेथोक्साजोल 2 बैक्टीरिया को मार सकती थी, ट्राइमेथोप्रिन भी 2 बैक्टीरिया को मार सकती थी, लेकिन हमने जब इन दोनों को साथ में दिया तो दोनों मिलकर 10 बैक्टीरिया को मार पा रहे हैं। सो ये हमारा हो गया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कि इन दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट से जो कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं हम इसको, तो वो ज़्यादा है। देन हमारा आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब उल्टा। सो व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग ऑफ द सेम फार्माकोलॉजिकल सिस्टम, इट इज नोन एज एंटागोनिज्म। सो यहाँ पे जो इफेक्ट ए और इफेक्ट बी का इंडिविजुअल इफेक्ट आता है, जब हम उसको साथ दे देते हैं तो जो कंबाइंड इफेक्ट है वो उससे कम हो जाता है, वो इंडिविजुअल इफेक्ट से कम हो जाता है। सो द यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स टू अ ड्रग इज वैल्यूएबल इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग के केस में ये काफ़ी काम आता है। जैसे किसी एक ड्रग की हमें पॉइजनिंग हो गई, मतलब बॉडी में वो ज़्यादा चला गया, सो जो उसका एंटागोनिस्ट है, मतलब जो उसका अगेंस्ट वाला ड्रग है, हम उसको दे देते हैं तो वो इसको कैंसिल कर देता है, नलीफाई कर देता है और बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवन इन केस ऑफ एसिड पॉइजनिंग। सो एसिड पॉइजनिंग मतलब हमारा एसिड बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा बेसिक नेचर का है। सो ये मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो एसिड है बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सिमिलरली हमारे एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन, ये दोनों ही हमारे एक पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। दोनों के एक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। सो अगर हमें किसी एक की बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी तो हम दूसरा देंगे तो वो ठीक हो जाएगी टॉक्सिसिटी। सो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू एंटागोनिज्म बिकॉज एड्रेनलिन इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड एसिटाइलकोलिन इज वैसोडाइलेटर। सो सिमिलरली एंटागोनिज्म हमारा उल्टा इफेक्ट आता है। अब 13 फैक्टर है हमारा आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलर्जी। और एलर्जी क्यों होती है, किसको होगी, कुछ पता नहीं, मतलब इसके पीछे कुछ रीजन नहीं है, ये किसी को भी एलर्जी हो सकती है किसी चीज से। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड आइडियोसिंक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, a small quantity of aspirin may cause gastric hemorrhage. Some persons are sensitive to penicillin and sulfonamide because they produce severe toxic effects. So वही है कि एलर्जी जैसा ही होता है, ये किसी किसी को जो है ये बॉडी में दिख सकता है, और जो इसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ये उससे हट के होता है, मतलब ये वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो आपका एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा, ये कुछ हट के आ जाएगा। 10-14 factor is tolerance. So when an unusually large dose of a drug is required to elicit an effect ordinarily produced by the normal therapeutic dose of the drug, this phenomena is called tolerance. टॉलरेंस मतलब बॉडी में टॉलरेंस लेवल इकट्ठी हो गई है। सो जो जैसे 500 mg आपका पहले बॉडी में इफेक्ट दिखा सकती थी, वो अभी नहीं दिखा पा रही है, उसके लिए हमें 600 mg लग रहा है या हमें 700 mg लग रहा है, वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो टॉलरेंट हो गए इस डोज के लिए, फिर उसके बाद इस डोज के लिए, फिर इसके लिए भी हो जाएंगे तो हमें और डोज बढ़ानी पड़ेगी, 800 mg देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, स्मोकर्स कैन टॉलरेट निकोटीन, एल्कोहलिक्स कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। देन इसमें 3 कैटेगरी आती है हमारे एक्चुअली, नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस इज कि सम रेसेस आर इनहेरेंटली लेस सेंसिटिव टू सम ड्रग्स। एग्जाम्पल, रैबिट्स एंड ब्लैक रेस जो अफ्रीकन पीपल होते हैं आर मोर टॉलरेंट टू एट्रोपिन। सो एट्रोपिन मतलब ये उनके जीन्स में ही होता है, अगर आप एट्रोपिन देंगे तो उसके लिए टॉलरेंट होंगे वो थोड़े। सो एट्रोपिन की ज़्यादा डोज लगेगी किसमें, रैबिट्स में, और ब्लैक पीपल जो होते हैं, ब्लैक रेसेस अफ्रीकन जो होते हैं, ये नेचुरल टॉलरेंस हो गया। देन आता है एक्वायर्ड टॉलरेंस, मतलब आपने एक्वायर किया है इसको अपने लाइफ टाइम में। बाय रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल फॉर अ लॉन्ग टाइम require larger dose to produce the same effect that was obtained with a normal dose. वही जैसा मैं यहाँ पे बता रहा था कि पहले उसको 500 mg से वो रिस्पॉन्स आ जाता था, बट क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक वो ये डोज यूज़ करता रहा, इसलिए अब 500 mg से उसको इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको 600 mg लग रहा है, फिर उससे भी नहीं आएगा तो उसको 700 mg लगेगा। सो ये होता है हमारा एक्वायर्ड टॉलरेंस। देन आता है क्रॉस टॉलरेंस। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू ए फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग
फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग्स, मतलब ऐसे एल्कोहलिक्स आर रिलेटिवली मोर टॉलरेंट टू सेडेटिव ड्रग्स। सो जो अल्कोहल पीता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो मोर टॉलरेंट होगा टुवर्ड द सेडेटिव ड्रग्स। मतलब अल्कोहल के खिलाफ तो हो ही जाएगा, बट सेडेटिव ड्रग्स जो है उनके खिलाफ भी टॉलरेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस, मतलब डिफरेंट कैटेगरी का, मतलब जैसे अल्कोहल से तो हो ही रहा है, बट दूसरे ड्रग क्लास ऑफ ड्रग के लिए भी अगर टॉलरेंट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। 15 फैक्टर आता है हमारा टैकीफैलेक्सिस। टैकीफैलेक्सिस टैकीफैलेक्सिस में का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। टैकी मतलब फास्ट एंड फैलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब होता है फास्ट प्रोटेक्शन। When some drugs administered repeatedly at short interval, the cell receptors get blocked up and pharmacological response to the drug is decreased. The decreased response cannot be reversed by increasing the dose of this phenomenon, and this phenomenon is called tachyphylaxis or acute tolerance. For example, ephedrine given repeated dose at short interval in the treatment of bronchial asthma may produce very less response due to tachyphylaxis. तो टैकीफिलैक्सिस भी एक तरह से टॉलरेंस जैसा ही है कि हम रिपीटेड डोज दे रहे हैं बार बार उसको, सो उस वजह से उसका रिस्पॉन्स कम हो रहा है, जो उसके रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जा रहे हैं और उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम हो रहा है। और हम ड्रग की डोज कितने भी बढ़ा लें तब भी वो चीज़ रिवर्स नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स आने लगेगा। जैसे इस केस में हमने देखा था कि यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आया था तो हमने 600 mg दे दिया, फिर ये भी नहीं आया था तो 700 mg दे दिया, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक बार जो रिसेप्टर ब्लॉक हो गए वो डोज इंक्रीज करने से वापस नहीं दिखाएगा इफेक्ट। यहाँ पे इस ग्राफ में डिफरेंस आपको दिखेगा टॉलरेंस में और टैकीफिलैक्सिस में। तो टॉलरेंस में क्या हो रहा था कि हमने डोज दिया तो उसका एक ही डोज दिया तो उसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन टैकीफिलैक्सिस में क्या हो रहा है, हम रिपीटेड डोज दे रहे हैं, डोज 1, डोज 2, डोज 3। तो डोज 1 में जो हमें यहाँ तक रिस्पॉन्स मिल रहा था, डोज 2 में यहीं तक मिला बस, और डोज 3 में केवल यहाँ तक मिला, तो इसको बोलते हैं टैकीफिलैक्सिस। देन 16th इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे आपका जो बफर सिस्टम है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, पीएच बैलेंस है बॉडी का, उसमें कोई भी चेंज हो गया, सो उसकी वजह से भी डोज में वेरिएशन हो जाता है। Changes in water electrolyte balance, acid base balance, body temperature, and other physiological factors may modify the effect of drug. For example, salicylates reduce body temperature, ये आपको पता है, salicylates आपने एस्पिरिन खाई है तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है ना, आपका फीवर दूर हो जाता है। In case of individual has risen body temperature, they have no antipyretic effect if the body temperature is normal. ये बॉडी टेम्परेचर तभी कम करता है जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है तो ये आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है हमारे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस का, कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था उस केस में आपने ये एस्पिरिन लिया या कोई भी सैलिसिलेट लिया तभी बॉडी टेम्परेचर कम कर देगा। लेकिन जब आपका ये बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम सही है, मतलब इट इज़ वर्किंग फाइन, बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री ही है, तब आप लेंगे अगर एस्पिरिन तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो वैसा ही रहेगा। सो ये हमारा 16th फैक्टर हो गया मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। और इसी के साथ हमने अपने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं। आपके एग्जाम में आएगा तो 16 फैक्टर्स लिख देंगे, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। आप ये लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमने अपना ये टॉपिक कवर कर लिया। व्हाट इज पोसोलॉजी, हमने डेफिनेशन देख ली, देन हमने देख ली फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डोज कैलकुलेशन जो थी इसके, बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट, सरफेस एरिया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। So thanks for watching the video.